Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you human digestive system, but current lecture based on the human physiology. You understand carefully my lectures. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture focused on the question of NEET, AIMS, PVT, class 12th and other competitive examination related to biology. वीडियो को अंत तक देखिए। इससे पहले मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। एक लेक्चर एनाटॉमी पर, दूसरा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड पर। ये 3rd लेक्चर है बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इससे पहले आपने दोनों लेक्चर पूरी तरह से सुने हैं तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें कुछ आप याद करने के कुछ तरीके भी देखेंगे कि जिससे एक नॉर्मल वे में इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक स्लाइड पर लेकर चलता हूँ और प्लीज़ कम्स ऑन द फर्स्ट स्लाइड, कम हियर। ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। एक एक पॉइंट क्लियर है इसमें। प्रत्येक स्लाइड को देखिए, अच्छी तरह से देखिए, समझिए। और मैं समझता हूँ कि नीट का जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 98 और 99% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है फिजियोलॉजी? आपने इसकी एनाटॉमी पढ़ी है और एनाटॉमी से ही मालूम पड़ जाएगा हम कहाँ से एनाटॉमी हमने शुरू की थी, वहीं से हमको फिजियोलॉजी भी शुरू करनी है। तो सबसे पहले बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको मालूम पड़ गया होगा बक्कल कैविटी की जो बात हो रही है। बक्कल कैविटी कहाँ पर प्रेजेंट है ये आपको पता है। बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है जहां हम भोजन चबाते हैं। एक अगला टर्म है बोलस। ये आपने ये पढ़ लिया। ये अगला टर्म बोलस है। बोलस इज फॉर्म्ड इन बक्कल कैविटी बाय मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड। यानी बोलस क्या है? जो आप भोजन खाते हैं वो भोजन जो है सलाइवा में, लार में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, उस कंडीशन को बोलस बोलते हैं, जिसको आप निगल जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इनहिबिटेड बाय सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आप यहाँ पे देख लो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के भाग हैं। इसको मैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भाग है। इसको मैं आगे बताऊंगा जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा। अगला पॉइंट देखते हैं। पीएच ऑफ सलाइवा इज अबाउट 7 to 6.8। 7 to 6.7 to 6.8 ये इसका पीएच है। अगला पॉइंट है सलाइवा सिक्रेशन इन मैन इज 1 to 1.5 लीटर डेली। यानी लार का सिक्रेशन मनुष्य में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम टाइलिन बोलते हैं। टाइलिन, एंजाइम टाइलिन, इसको सेलेबरी एमाइलेज बोलते हैं क्योंकि ये टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। एंजाइम टाइलिन सेलेबरी एमाइलेज विच एक्ट ऑन स्टार्च प्रेजेंट इन द सलाइवा। जो स्टार्च में जो लार में एंजाइम टाइलिन पाया जाता है तो ये टाइलिन स्टार्च पर काम करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। और इसके अलावा एक एंजाइम और पाया जाता है जिसको हम लाइसोजाइम बोलते हैं। लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। जो लार है, लार में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम
विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो होते हैं या बैक्टीरिया कोई पहुंच जाता है तो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इसका फंक्शन है लाइसोजाइम का। और लाइसोजाइम एक जगह और मिलेगा जब आप आई की स्टडी करेंगे, तो उसको बाद में बताएंगे। जो टीयर्स ग्लैंड होती हैं उससे भी जो आंसू आते हैं उसमें भी लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच ऑफ सलाइवा 6.7 to 6.8 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइलिन, लाइसोजाइम। ये प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अगला पॉइंट है ये, सलाइवा कीप बक्कल कैविटी मॉइस्ट, यानी जो बक्कल कैविटी है सलाइवा इसको नम बनाए रखती है। नेक्स्ट, सलाइवा हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, आप जो बोलते हैं इसमें भी सलाइवा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जिसको हमको बोलने में हेल्प मिलती है। सलाइवा हेल्प इन परसीविंग ऑफ द टेस्ट, सलाइवा हेल्प इन द परसीविंग ऑफ टेस्ट, यानी स्वाद को पहचानती है। ओइसोफेगस या पहचानने में हेल्प करती है। अब यहाँ से जब बक्कल कैविटी, जब हम आगे चलते हैं तो ओइसोफेगस का पार्ट आता है। ओइसोफेगस वाला पार्ट हमारी गर्दन वाला जो पार्ट है उसमें ट्यूबुलर पार्ट होता है। ये इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं पाया, नो डाइजेशन, पेरिस्टालसिस इज प्रेजेंट इन ओइसोफेगस, किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं पाया जाता है। इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट तो पाई जाती है जो जिससे भोजन नीचे को खिसकता है। इसके बाद हम स्टमक पे आते हैं, और स्टमक एक ऐसा पार्ट है, इस स्टमक को आपने पढ़ा होगा उसमें एनाटॉमी में। इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक यहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ केवल मुझे पढ़ाना है इसकी फिजियोलॉजी। और आप फिजियोलॉजी को देखिए, काइम, देखिए ये शब्द है काइम, इज फॉर्म्ड हियर, जब लार्वे मिक्स्ड फूड जब आपके स्टमक में पहुंचेगा तो उस जगह इसको काइम बोलते हैं, या चाइम बोलिए। तो काइम इज फॉर्म्ड हियर, ये काइम है। सिक्रेशन ऑफ स्टमक इज गैस्ट्रिक जूस, यानी स्टमक का सबसे इम्पोर्टेंट सिक्रेशन है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसको देखते हैं। एक एसिड प्रेजेंट होता है, उस एसिड को भी देखते हैं, वो एसिड कहाँ से निकलता है उसको भी बताते हैं। सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाई पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड इनहिबिटेड बाई सिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको नर्वस सिस्टम वाला जब पार्ट आएगा तब उसमें बताते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पर, हंगर सेंटर इज हाइपोथैलेमस, ये भूख का केंद्र है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ये हंगर सेंटर है। हाइपोथैलेमस में ही हंगर सेंटर प्रेजेंट होता है और वहीं से ही हमारी जो भूख है कंट्रोल होती है। हंगर प्रोवोक ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, हमको भूख लगती है, क्यों लगती है, ऐसा क्या कारण है जिससे हमको भूख लग जाती है, तो उसके कई कारण हैं। नंबर 1 हम देखते हैं, ये ग्लूकोज लेवल फॉल इन द ब्लड, ग्लूकोज का लेवल जब हमारे ब्लड में गिर जाता है और गिरने से हमको भूख का आभास होता है, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, हंगर सेंटर इज स्टिमुलेटेड, जो हंगर सेंटर भूख का जो केंद्र है वो स्टिमुलेट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। हंगर सेंटर ट्रांसमिटेड इम्पल्स टू वॉल ऑफ स्टमक, जो हंगर सेंटर हमारा प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में, वहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है स्टमक के लिए, जिससे हमको भूख का आभास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वॉल ऑफ एम्पटी स्टमक स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, जो स्टमक की एम्पटी खाली जो स्टमक है उसकी जो वाल होती हैं, दीवार होती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है ड्यू टू कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन। और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो क्या हंगर पंग्स डेवलप। ये आपने कभी आभास किया होगा कि
इंडिविजुअली आभास किया होगा कि किसी व्यक्ति को, और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, कि जब उसको भूख लगती है और समय पर उसको खाना नहीं मिलता है तो धीमे धीमे उसके स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और उसको एक दर्द महसूस होता है। उस दर्द को भूख का दर्द या हंगर पंग्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन, जो वाल है स्टमक की, वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और इसी को हम हंगर पंग्स बोलते हैं। अब देखते हैं गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl प्लस एंजाइम, यानी HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एंजाइम उपस्थित होते हैं। HCl का क्या कार्य है इसको देखते हैं और ये कहाँ से निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl सिक्रेटेड बाई ऑक्जेंटिक सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए ऑक्जेंटिक सेल, ये मैंने यहाँ पर रेड में लिख दिया है। ये कुछ पॉइंट में जो अलग कलर से लिखता हूँ, ये मैंने रेड में लिखा है। ये ऑक्जेंटिक सेल क्या करती हैं, सिक्रेशन ऑफ HCl। तो ये बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि HCl का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज एंटीसेप्टिक एंड प्रिजर्वेटिव, इट स्टॉप द एक्शन ऑफ टाइलिन। देखिए ये एक एंटीसेप्टिक का भी कार्य करता है, HCl एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। ये स्पेशल टर्म है एंटीसेप्टिक, पस फॉर्मेशन को रोकता है, इसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव भी है, यानी उसको सुरक्षित भी रखता है। किसको, जो भोजन स्टमक में आता है उसको प्रिजर्व करता है, सड़ने नहीं देता, पुट्रीफैक्शन नहीं होने देता इसका। इट स्टॉप द एक्शन ऑफ टाइलिन, जब और यहाँ स्टमक में टाइलिन आ जाता है तो उसके एक्शन को स्टॉप कर देता है और वो टाइलिन स्टमक में कार्य नहीं करता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट स्टार्ट डिजॉल्विंग प्रोसेस ऑफ फूड फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम। देखिए ये HCl का ही कार्य है कि ये भोजन को डिजॉल्व करता है फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। जब ये भोजन को डिजॉल्व कर देगा तभी भोजन पर दूसरे एंजाइम कार्य कर पाते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, इट्स चेंज इन एक्टिव पेप्सिनोजिन इनटू एक्टिव पेप्सिन। देखिए आमाशय में पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, परंतु वो पेप्सिन की फॉर्म में नहीं होता, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको हम पेप्सिनोजिन बोलते हैं। पेप्सिनोजिन चेंज इनटू एक्टिव पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl। इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में देखिए, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में है, बाय द एक्शन ऑफ HCl चेंज इनटू एक्टिव पेप्सिन। एंजाइम ऑफ स्टमक, अच्छा ये यहाँ पर मैंने दोबारा इसको लिख दिया है, एंजाइम ऑफ स्टमक पेप्सिन secreted in the form of pepsinogen and change into pepsin by HCl। ये इस पेप्सिन का कार्य क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में था, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है इसकी और एक्टिव फॉर्म है इसकी पेप्सिन। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है प्रोटीन चेंज इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन। यानी ये आपको पता है कि ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और प्रोटीन को ब्रेक कर देता है किसमें, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज में। पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक, यहाँ तक आप उसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और ऐसे ही बहुत ही इजी वे में इसको मैंने पूरी वीडियो को समझाया है, जिससे आपको याद करने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो, ये भी आपका कार्य है। इस कार्य को भी साथ साथ में पूरा करते जाइए, क्योंकि ये आपका ही कार्य है, मुझे नहीं करना, आपको करना है। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा एंजाइम है इसमें रेनिन। रेनिन को देखते हैं। ये रेनिन, इट इज सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रोरेनिन। ये भी एक्टिव फॉर्म में सिक्रेट नहीं होता, यानी इनएक्टिव फॉर्म होती है इसकी प्रोरेनिन की फॉर्म में पाया जाता है। इट्स चेंज इनटू एक्टिव रेनिन बाय द एक्शन ऑफ HCl। रेनिन
इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, जिसको प्रोरेनिन बोलते हैं। बाय द एक्शन ऑफ HCl इट्स चेंज इनटू रेनिन। ये मैंने एक इसका ये बना दिया है एरो लगा करके, प्रोरेनिन चेंज इनटू रेनिन बाय द एक्शन ऑफ HCl इट्स एक्ट अपॉन मिल्क प्रोटीन कैसिन soluble एंड चेंज इनटू पैरा कैसिन इनसोल्यूबल। ये एंजाइम स्पेशली नवजात शिशु जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पाया जाता है। और जब बच्चे को दूध बच्चा निकाल देता है तो वो दही जैसा बन जाता है, और वो दही जैसा क्या है, वो एक्शन ऑफ रेनिन है। जो रेनिन है, रेनिन क्या करता है, जो कैसिन है, कैसिन सोल्यूबल है, उसको पैरा कैसिन में चेंज कर देता है, और पैरा कैसिन क्या होता है, इनसोल्यूबल। इसलिए जो बच्चों के अंदर से जब दूध जैसा निकलता है, जो उसकी उल्टी हो जाती है, तो वो एक दही जैसी फॉर्म में निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरा कैसिन। और ये एक्शन है किसका, बाय द एक्शन ऑफ रेनिन। ये रेनिन एंजाइम की प्रेजेंस से ऐसा होता है। और एडल्ट मनुष्य में रेनिन नाम का एंजाइम पाया नहीं जाता, क्योंकि ये बच्चों तक ही सीमित रहता है। गैस्ट्रिक लाइपेज ये एक अगला एंजाइम है। इट एक्ट अपॉन फैट एंड चेंज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। देखिए गैस्ट्रिन लाइपेज फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये फैट को ब्रेक कर देता है किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। ये गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये फैट है, फैट चेंज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मैंने यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया है, फैट चेंज इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो आप इसको अच्छी तरह से समझते जाइए। बहुत ही इजी, बहुत ही सरल तरीका है इसका समझाने का, और शायद मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप इसको पूरी तरह से समझेंगे। परंतु वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में एक आपको और फार्मूला मिलने वाला है। वो फार्मूला अगर आपने नहीं देखा तो आपने वीडियो का कुछ भी नहीं देखा। उसमें केवल आपको याद नहीं करना, केवल समझना है। वो ऐसा फार्मूला है कि शायद आप कभी भी उसको भूल भी नहीं सकते हैं। कुछ 3 एंजाइम हैं, उन 3 एंजाइम का एक्शन है। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब ये एक फिगर है, फिजियोलॉजी में केवल एक ही फिगर है, और इस फिगर को मैंने यहाँ दे दिया है। और अगर ये फिगर आपने समझा तो पूरी फिजियोलॉजी समझ में आ जाएगी। देखिए ये आमाशय है, स्टमक है, ये छोटी आंत है, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ये आप देख रहे हैं। और आप मेनली समझिए इसको। देखिए ये यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, एंटीरोगेस्ट्रॉन। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, इनहिबिट द सिक्रेशन। और ये एंटीरोगेस्ट्रॉन कहाँ जाता है, ये पहुँचता है कहाँ पर, आमाशय में। और इसके लिए ये लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टमक में पहुँचता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया था, ये इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ HCl। एंटीरोगेस्ट्रॉन छोटी आंत से निकलता है, और ये सीधा आमाशय में पहुँचेगा, और आमाशय में जाकर के HCl के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। ये घटनाएं कब घटित होती है, जब यहाँ आमाशय का, स्टमक का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और भोजन छोटी आंत में आ जाता है, तो यहाँ पर HCl का निकलना बंद हो जाना चाहिए। तो उसके लिए एंटीरोगेस्ट्रॉन ये डिओडिनम से निकलता है। डिओडिनम से निकल के एंटीरोगेस्ट्रॉन कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, इनहिबिट द HCl सिक्रेशन ऑफ HCl। इसके बाद और आप देखेंगे यहाँ, ये आप देख रहे हैं, ये एक एरो लगा हुआ है, गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन आमाशय से ही निकलता है, और ये क्या, इसका कार्य क्या है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करना है। इसके एक्शन से ये स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये प्लस का निशान लगा हुआ है, ये प्लस का निशान लगा हुआ है, ये यहाँ पे ये माइनस का निशान है। तो माइनस का मतलब होता है इनहिबिट, और प्लस होता है स्टिमुलेट। अब हम ये आगे और देखते हैं। देखिए इस लाइन को देखिए आप, ये कोलिसिस्टोकाइनिन एंड पेंक्रियोजाइमिन, ये पेंक्रियाज में जाती है। इस लाइन को देखिए, ये सिक्रीटिन कहाँ जाती है, पेंक्रियाज में। तो ये कोलिसिस्टोकाइनिन
पेंक्रियोजाइमिन एंड सेक्रेटिन। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए ये लिखा है स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ये सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, पेंक्रियोजाइमिन जब दोनों पैंक्रियाज में पहुँचते हैं, ये प्लस का निशान लगा हुआ ये, तो ये क्या, ये पैंक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन के लिए पैंक्रियाज को तैयार करते हैं। अब आते हैं इधर, वही एंजाइम, ये एंजाइम नहीं हार्मोन्स हैं, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड पेंक्रियोजाइमिन। ये भी कहाँ पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं गॉल ब्लैडर के लिए। और इसके लिए मैंने क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे यहाँ से बाइल जूस निकलना शुरू हो जाता है और ये डिओडिनम में आ जाता है। तो ये हार्मोनल एक्शन है। इस हार्मोनल एक्शन को देखिए, एक और हार्मोन है यहाँ पर, ये एंटीरोकाइनिन। ये एंटीरोकाइनिन है। एंटीरोकाइनिन इलियम से निकलता है, यहाँ डिओडिनम से निकलता है, इलियम में पहुँचता है। इसका कार्य क्या है, ये स्टिमुलेट करता है क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन को फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। सक्कस एंटेरिकस को सेक्रेशन, ये क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन को स्टिमुलेट करता है फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, या इसको सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। तो ये फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी हार्मोन्स हैं, ये सभी हार्मोन्स का एक्शन है, और ये मैंने एक एक करके आपको बताया है, और शायद मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये पूरी तरह से आ गया होगा। आइए अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड लेके चलता हूँ। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंटेस्टाइन, जब इंटेस्टाइन में भोजन पहुँचता है तो उसको चाइल बोलते हैं। देखिए कायम बोलते थे स्टमक में, अब यहाँ पर इसको चाइल बोलते हैं। चाइल इज फॉर्म्ड हियर। इंटेस्टाइन में जब बनता है इसको चाइल बोलते हैं। इन डिओडिनम रीजन फॉलोइंग हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन ब्लड which circulate in blood and act upon different part in ये secretin, एंटीरोगेस्ट्रॉन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड पेंक्रियोजाइमिन, इन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए सेक्रेटिन स्टिमुलेट फ्लो ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इंक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। कोलिसिस्टोकाइनिन एंड पेंक्रियोजाइमिन, ये मैंने बता दिया है, इट कंट्रोल अमाउंट ऑफ एंजाइम एंड पैंक्रियाटिक जूस। एंटीरोगेस्ट्रॉन, इट इज प्रोड्यूस इन डिओडिनम, इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ HCl। एंटीरोकाइनिन, इट स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जिसको सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सक्कस एंटेरिकस, इसलिए मैंने प्रत्येक इंपॉर्टेंट टर्म्स को अलग कलर से लिख दिया है। नाउ फॉलोइंग जूस एडेड टू फॉर्म इंटेस्टाइन, यानी जो कई प्रकार के जूस इकट्ठे हो गए, वो सब इकट्ठे कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में। इसको बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस को देखते हैं। पैंक्रियाटिक जूस है द फॉलोइंग एंजाइम, इसमें भी पैंक्रियाटिक जूस में भी कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, इसका जो पैंक्रियाटिक जूस का जो pH होता है वो 7.5 to 8 होता है, और ट्रिप्सिन की फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये भी एक इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, और ये एक यूनिवर्सल एंजाइम है, इसको ध्यान रखिए। ट्रिप्सिन इज यूनिवर्सल एंजाइम फाउंड फ्रॉम प्रोटोजुआ टू मैमेलिया। ये यूनिवर्सल एंजाइम है जो प्रोटोजुआ से लेकर के मैमेलिया तक पाया जाता है। और ट्रिप्सिन इज सेक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन, यानी ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में पाया जाता है। एंड एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम एंटीरोकाइनेज, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है कि जो ट्रिप्सिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म है, ये चेंज हो जाता है किसी में ट्रिप्सिन में बाय द एक्शन ऑफ एंटीरोकाइनेज। ये बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिए। काइमोट्रिप्सिन, ये जो काइमोट्रिप्सिन है ये भी इसी फॉर्म में नहीं पाया जाता। आल्सो फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस विच इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन, यानी जो काइमोट्रिप्सिन है ये काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में पाया जाता है, और ये काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन एक्ट अपॉन प्रोटीन
पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज एंड पॉलीपेप्टाइड एंड चेंज इनटू ट्राई एंड डाईपेप्टाइड्स। ये जो है प्रोटीन पाचक है और प्रोटीन पाचक उसको तोड़ देता है डाई एंड ट्राईपेप्टाइड में। एमाइलोप्सिन, इसको एमाइलेज बोलते हैं। इट आल्सो नोन एज पैंक्रियाटिक एमाइलेज। इट एक्ट अपॉन रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट, जो शेष कार्बोहाइड्रेट बचती है स्टमक के अलावा उसको ये डाइजेस्ट करता है और जो स्टार्च है उसको माल्टोज में चेंज कर देता है। स्ट्रिप्सिन, ये एक अगला एंजाइम है, इसको लाइपेज बोलते हैं। इट इज नोन एज पैंक्रियाट लाइपेज, एक्ट अपॉन फैट। ये क्या है? फैट चेंज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रिप्सिन। देखिए फैट का डाइजेशन वहाँ पर भी हुआ था स्टमक में, फैट का डाइजेशन यहाँ पे भी हो रहा है। जो वहाँ से फैट बच के आया था, जो रिमेनिंग फैट है वो फैट चेंज, उस फैट को ये डाइजेस्ट करता है स्ट्रिप्सिन। फैट चेंज इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। उसके बाद आते हैं कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज। इट एक्ट अपॉन पॉलीपेप्टाइड एंड चेंज इनटू अमीनो एसिड। यानी ये कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज ये एंजाइम कार्य करता है प्रोटीन के ऊपर और उस प्रोटीन को चेंज किस में कर देता है? अमीनो एसिड में। तो ये इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट बेस का अपनाया है क्योंकि ये इस तरीके से इनको आप याद कर सकते हैं। मैंने एरो लगा के इसलिए लिखा है कि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये इतना फिजियोलॉजी का इतना सटीक नोट्स है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। आइए प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। न्यूक्लियस, इट एक्ट अपॉन डीएनए एंड आरएनए। इंटेस्टाइनल जूस पाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस पीएच कितना है इसका? 7.6। इट इज आल्सो नोन एज सक्कस एंटेरिकस, प्रोड्यूस्ड बाई क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन। इसको ध्यान रखिए, ये क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है ये। डाई एंड ट्राईपेप्टाइड चेंज इनटू अमीनो एसिड बाय द एक्शन ऑफ एरेप्सिन। ये एंजाइम का नाम है एरेप्सिन। एरेप्सिन एंजाइम क्या करता है? डाई एंड ट्राईपेप्टाइड को चेंज कर देता है अमीनो एसिड में। अगला एंजाइम है एंटीरोकाइनेज। इसको मैंने बहुत अभी बताया आपको एंटीरोकाइनेज को। एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन चेंज इनटू ट्रिप्सिन एंटीरो ENT, यहाँ टी है वाई नहीं है, ये गलत लिख गया है तो इसको आप टी समझना। इसको एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन, इससे पहले वो टी लिखा हुआ है एंटीरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन चेंज इनटू ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ एंटीरोकाइनेज। उसके बाद आता है लाइपेज। फैट चेंज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज। न्यूक्लियोटाइडेज, ये न्यूक्लियोटाइडेज ये एंजाइम है और इस एंजाइम का कार्य है कि न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर में चेंज करना है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है और ये वर्क आपको, आप जब इस वर्क को करेंगे तो हम भी आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फिगर है और इस फिगर को ज़रूर समझिए। मैं इसको तो यहाँ कर दे रहा हूँ, पहले ऊपर समझाता हूँ उसके बाद नीचे समझाता हूँ इसको। देखिए ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नीचे लिखा हुआ है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये यहाँ पे ये एक तीर है, ये यहाँ ये डबल तीर इधर है, यहाँ पे ये एक तीर इधर और एक तीर इधर। ये सुक्रेज है, ये सुक्रोज है, सुक्रोज के नाम पर ही एंजाइम का नाम है सुक्रेज। माल्टोज के नाम पर एंजाइम का नाम दिया है माल्टेज और लैक्टोज के नाम पर ही एंजाइम का नाम दिया है लैक्टेज। अब इसका कार्य देखिए, ये क्या है? यहाँ पर सुक्रोज है, सुक्रोज टूट जाता है किसमें? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ये आप देख रहे हैं फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ये एक एरो ये है। सुक्रोज चेंज इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज। ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब अगला एंजाइम ये है आपका माल्टेज।
तो माल्टेज क्या करता है, ये माल्टोज को तोड़ देता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में। आप देखिए ये माल्टोज है, माल्टोज को माल्टेज, इसको इधर कर दे रहा हूँ मैं, माल्टोज को माल्टेज नाम का एंजाइम, ये है माल्टेज नाम का एंजाइम ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये लैक्टोज है और इसी के नाम पर एंजाइम का नाम है लैक्टेज। और ये लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज चेंज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो यहाँ पर आपको कम याद करने की आवश्यकता है, केवल आपको समझने की आवश्यकता है। आप इसको अच्छी तरह समझ जाइए और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ भी लिया होगा। ये फिजियोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैंने इस पूरा ये जो पार्ट है, एक पार्ट में एनाटॉमी, एक पार्ट में डाइजेस्टिव ग्लैंड और तीसरे लेक्चर में मैंने इसको फिजियोलॉजी को, क्योंकि एक ही लेक्चर में अगर फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ा देंगे तो वो आपकी समझ में नहीं आ सकती है। तो इसलिए मैंने इसको 3 भागों में बांट के, चौथे भाग में इसका जो चौथा लेक्चर होगा, 4th लेक्चर है, वो है आपका एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ हैं, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हैं। तो ये क्या हैं, इसको मैं 4th लेक्चर में बताऊंगा और उसको आप जो अच्छी तरह समझिए। और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।